नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 8 का जो मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से दिया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। और इस बोर्ड पेपर की खास बात यह है कि बेटा इसमें क्या है कि अगर आपके पास डिट्टो क्वेश्चन आए नहीं आए, कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट भी होते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमारा पेपर कैसे आता है और पेपर में क्या क्या आएगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये पेपर आराम से विदाउट बिना स्पीड बढ़ाए आराम से पूरा समझना है। मैं अगर रिलेटेड कोई भी बात होगी, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन से कोई भी होगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट समझाऊंगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो आपको क्या दिया, देखो क्लास 8 का बोर्ड के द्वारा ये पेपर है वो अपलोड कर दिया गया है। और अपलोड करने के बाद में हमारा भी फर्ज बनता है कि बच्चों को कंप्लीट क्या कराया जाए, मॉडल पेपर करवाया जाए। रही बात इसके साइंस के मॉडल पेपर की, तो साइंस का मॉडल पेपर भी आपको मैडम के द्वारा आपके कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। सबसे पहले हम मैथ का देखते हैं और मैथ का वन शॉट में देखते हैं। तो देखो क्या दिया कि राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उदयपुर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024, यानी 2024 के लिए जो ये पेपर है ये मॉडल पेपर है। ये क्या है, आपका मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर आपको रट लेना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन उसी टाइप के आएंगे, बस थोड़ा बहुत डिजिट का चेंज हो जाता है कि आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें दूसरे डिजिट आ जाते हैं, बस टाइप वो ही होता है। ठीक है। और आपका ये पेपर क्या है कि 2 घंटे 30 मिनट का होगा। कितना, 2 घंटे 30 मिनट आपको कंप्लीट मिलेंगे। और ये कंप्लीट पेपर आपका 80 नंबर का होगा। कितने का होगा, 80 नंबर का। 28 तारीख से, उससे पहले आपके पास एक या दो मॉडल पेपर और आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। तो आपके पास क्या रहा, 80 नंबर का टोटल पेपर रहेगा। अब पेपर का टाइप क्या होगा वो कंप्लीट देखो आप कि पेपर में क्या क्या कैसे आएगा। देखो इसमें खुद दिया है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ये बोर्ड का पेपर नहीं है, ये बोर्ड के द्वारा सैंपल पेपर मॉडल पेपर डाला गया है जिसका सॉल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो आपके पास क्या दिया है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, उसने दिया है कि 2/7 इंटू 0 का मान क्या होगा। हर क्वेश्चन में साथ में सारा एक्सप्लेन करूंगा, आराम से देखना है, कंप्लीट देखना है। तो देखो उसने कहा कि 2/7 इंटू 0। सबसे पहले बात तो ये होती है कि बेटा आप किसी से भी मतलब कोई भी नंबर डिजिट आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरी चीज, अगर आप किसी डिजिट को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इंफिनिटी। याद रखना है कि आपको अगर किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, चाहे कितना भी बड़ा डिजिट हो। अगर किसी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। तो आप समझ गए होंगे 2/7, 2/7 इंटू 0 कितना आ जाएगा बेटा, 0। आंसर कहां पे है, ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, बी। सेकंड देखो क्या कहा है, समीकरण 3x माइनस का 1 इक्वल टू 14 में बायां पक्ष क्या होगा, यानी लेफ्ट साइड कौन सी होगी। देखो जहां पे आप जिस पेपर में आप कॉपी में करते हो तो आपका ये क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। जैसे आप ये कॉपी है, आप कॉपी में ऐसे लिखते हो तो ये क्या है, राइट साइड है बेटा, और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बीच में इक्वल लगा देता हूँ और इस इक्वल के सामने मैं खड़ा हो जाता हूँ। देखो मैं खड़ा हो गया, ये मेरी कौन सी साइड होगी, राइट साइड होगी। ये मेरी कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी। यानी अगर इक्वल के आगे है, इक्वल के अगर कोई डिजिट आगे है वो कौन सा साइड है, राइट साइड है। और इक्वल के जो पीछे लिखा हुआ है वो कौन सा है, लेफ्ट साइड है। यानी ये क्या है, दायां पक्ष है और ये क्या है, बायां पक्ष है। तो यहाँ पे देखो इक्वल के आगे है, ये कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष है। दायां पक्ष का मतलब क्या हो गया कि ये राइट साइड है। ठीक है। और इसके इक्वल से पहले हमेशा कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो इसने ये पूछा कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, LHS कौन सी है। तो LHS कौन सी हो जाएगी, 3x-1। यानी आपको राइट हैंड साइड पूछे, RHS यानी राइट हैंड साइड, शॉर्ट में इसको RHS लिखते हैं। क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। अब देखो इसमें अगर लेफ्ट हैंड दिया है तो आपके पेपर में राइट हैंड पूछ सकता है।
बस इतना ही डिफरेंस होता है। लेफ्ट हैंड साइड को आप हमेशा LHS लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखते हैं? LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई? 3x माइनस का 1, यानी आपके पास आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे और आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए और ये याद रखना आपको। वर्ग के प्रत्येक कोण का माप क्या होता है? हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में समझा दूंगा। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ स्क्वायर, ये कह रहा है कि वर्ग के एक कोण का माप कितना होता है, यानी कोई स्क्वायर है और स्क्वायर का एक कोण आपको पूछा जाए तो कितने डिग्री होता है। देखो सबसे पहले तो हमें पास कंडीशन पता होनी चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर की कंडीशन होती है कि ऑल फोर साइड जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। और ईच एंगल कितना, मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 90। ये भी कितना है? 90। ये भी कितना है? 90 डिग्री। और ये भी कितना है? 90 डिग्री। तो उसने ये पूछा है कि आपके पास कोई स्क्वायर है, वर्ग है, और वर्ग का प्रत्येक कोण यानी ईच ऑफ एंगल कितना डिग्री होगा? 90। तो आपके पास 90 ऑप्शन किसमें है? ए में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ए। कितना आ जाएगा? ए। सॉरी। अब देखो, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या था? परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ। देखो आपको दो चीजें बताता हूं, एक आपके पास होता है स्क्वायर और एक होता है आपके पास क्यूब। ठीक है, स्क्वायर में आपके पास पावर कितनी होती है? 2। और क्यूब में आपके पास पावर कितनी होती है? 3। यहीं पे सब कुछ सोल्व हो गया। कैसे? देखो आपके पास क्या है, स्क्वायर अगर पूछे, जिस नंबर का पूछे उस नंबर को दो बार आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। दो बार क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर के आपको पूछा गया। अगर बात करें वो क्यूब की, क्या करें? क्यूब की, क्योंकि तो आपको क्या करना है? उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, अदर नंबर नहीं, जिस नंबर का स्क्वायर पूछा है उसी इस नंबर का स्क्वायर को क्या करना है? 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर तीसरा नंबर मान लो कोई क्यूब में पूछा है तो उस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार करना है। यहाँ पे देखो आपको क्या कहा है कि 9 का स्क्वायर बताना है। कितने का? 9 का। क्या पूछा है? स्क्वायर। स्क्वायर में पावर कितनी होती है? 2, यानी 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा? 81। कितना आ जाएगा बेटा? 81। तो डी कितना आ गया? 81। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, संख्या 5 की घन संख्या क्या होगी? क्यूब ऑफ नंबर 5। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जस्टिफिकेशन में बताया ना कि आपके पास क्यूब में पावर कितनी होती है? 3 होती है। और आपके पास स्क्वायर में पावर कितनी होती है? 2 होती है। यानी क्यूब निकालना तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। 3 बार अगर करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 जा 25, और 25 को अगर 5 से करोगे तो कितना आएगा? 125। तो इसका आंसर कितना आया था? डी। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 125। 5 का सी। कितना आ जाएगा? सी। ओके, अब देखो छठा छठा क्वेश्चन क्या दे रहा है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या कहलाता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या कहलाता है? इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया है? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड। देखो मार्केट प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस आप माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या बचता है? देखो मार्केट समझते हैं। एक्चुअल में ये मार्केट प्राइस होती क्या है? देखो मार्केट प्राइस क्या है कि एक तरह से आपने एमआरपी देखी होगी। एमआरपी देखिए ना, मान लो कि बच्चे हो तो चिप्स तो बहुत खाते हो, बहुत सी चीजें, तो उसके ऊपर एक एमआरपी लिखा होता है कि ये चिप्स 10 रुपीज की है, ये कुरकुरा 10 रुपीज का है, ये इतने का है। लेकिन आपको क्या है कि अगर अगर कोई चीजें लेते हो तो उसके ऊपर मान लो कि एमआरपी कितनी है? 100 रुपीज की। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ कि आपके पास मार्केट प्राइस उसकी कितनी है? 100 रुपीज, यानी उसके ऊपर एमआरपी जो लिखी है वो कितनी है? मार्केट प्राइस 100 रुपीज। फिर वो क्या करा है? सेलिंग प्राइस। लेकिन हम अगर कोई चीज लाने जाते हैं तो आपके पास क्या है? जब भी कोई चीजें लाने जाते हो तो आप 100 रुपीज की होती है, उसके 100 रुपीज हम नहीं देते।
पहले तो बात तो क्या है कि दुकानदार खुद ही इसमें आपको क्या कर देता है, कंसेशन दे देता है, छूट दे देता है। लेकिन आम क्या कि खुद भी करवाते हैं, तो वो सेलिंग प्राइस क्या कि मान लो हमने 70 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, सॉरी बेची, वो हमने आपके जो कस्टमर था उसको कितने रुपए में बेच दी, 70 रुपीज में। तो हमने उसमें छूट कितनी कर दी, 30। कितने रुपीज की 30 रुपए, 30 रुपीज की ना। अगर ये 30 रुपीज की अगर छूट जो है वो आपका क्या कहलाता है, डिस्काउंट। क्या दे दिया हमने, डिस्काउंट। हिंदी की बात करें तो क्या जाएगा, बट्टा। एमआरपी प्राइस में से, मार्केट प्राइस में से अगर आपने जो दुकानदार ने, शॉपकीपर ने जो बेचा है जिस प्राइस पे, उनके दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा डिस्काउंट कहलाता है। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्काउंट, डिस्काउंट इज ए वेरिएबल वैल्यू, डिस्काउंट इज ए वेरिएबल वैल्यू फॉर द मार्केट प्राइस विथ डिफरेंस फॉर ए सेलिंग प्राइस, इट्स इज ए कार्ड ऑफ ए डिस्काउंट। हम उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। जो आपके पास मार्केट वैल्यू होती है और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, इट्स कॉल्ड ए डिस्काउंट, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। ओके, तो आपके पास क्या आ गया, बट्टा यानी डिस्काउंट। तो इसका आंसर कितना आया था, सी, सी लिख दिया। इसका आंसर कितना आया, ए, ऑप्शन कितना है, ए। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको क्या दिया है, नेक्स्ट में क्या दिया कि एक पदीय बीजीय व्यंजक, व्यंजक आपके पास क्या होता है कि एक्सप्रेशन होता है। बीजीय का मतलब हो गया कि आपके पास अलजेब्रिक, अलजेब्रिक का मतलब देखो, एक ये क्या होता है कि एक पदीय होते हैं, दी, मोनो, बाइनो, जो आपने पढ़ा है। तो आपके पास क्या है कि जैसे जैसे मैं मान लो कि ये लिख दिया एक एक्स, मैंने लिख दिया एक्स प्लस 2, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। इसमें आपको पूछता है कि एक पदीय जिसके अंदर ओनली फॉर वन टर्म होती है, जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, एक टर्म होती है, वो क्या होता है, मोनो। वो क्या होता है, मोनो। जिसके अंदर दो टर्म, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये, क्या होता है, बिनो। और ये क्या होता है, ट्राइनो। ठीक है, तो आपको कैसे काउंट करना है, काउंट करने के लिए क्या है, एक पूछा है यानी मोनो पूछी है, तो सिर्फ उसमें एक ही टर्म हो, क्या है, एक्स। अब इसमें देखते हैं कौन सा है। देखो यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 और 2, 2 टर्म है, 1 2 3, यहाँ पे कितनी है, 3 टर्म है, 1 2, यानी यहाँ पे कितनी टर्म है, 2 टर्म है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4x, यानी ओनली क्या है, यहाँ पे 1 टर्म है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोनोवाइल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। इसमें हमने क्या किया था, अच्छा ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा है, 0.000035 संख्या का मानक रूप क्या होगा, द स्टैंडर्ड फॉर्म ए। देखो स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड हमेशा हम नॉर्मल अगर लैंग्वेज में समझे तो एक इंसान का एक स्टैंडर्ड होता है। एनी ह्यूमन पर्सन जो भी होता है उसका क्या होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। अलग अलग होता है, किसी का कोई स्टैंडर्ड है, कोई किसी का कुछ, लेकिन अपने को नॉर्मली लैंग्वेज में क्या समझना है, एनी ह्यूमन पर्सन ओनली वन स्टैंडर्ड, उसका क्या होता है, वन स्टैंडर्ड होता है। ये फॉर एग्जाम्पल है, लागू नहीं होता है ये रूल, ये स्टेटमेंट को लागू नहीं है। ये क्या है कि आपको नॉर्मली एग्जाम्पल से समझाना है कि मतलब मेरे को जहां पे स्टैंडर्ड वर्ड आया वहां पे मेरे को क्या ध्यान में रखना कि ए ह्यूमन पर्सन ओनली फॉर वन स्टैंडर्ड है, उसका कितना स्टैंडर्ड है, 1 है। यानी मेरे को क्या करना है, देखो मेरे पास ये है तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 35/10⁶ ये लिख सकता हूँ, पॉइंट में है तो। अब मैंने क्या कहा कि ह्यूमन पर्सन का एक स्टैंडर्ड होता है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल का मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, एक डिजिट छोड़ के क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो आपके पास एक डिजिट छोड़ दिया, कितना है, 3, 3.5 इंटू, अब देखो नीचे एक पॉइंट अगर कम कर दिया तो ऊपर आके ये पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। यानी यहाँ पे अगर मैं समझाऊं तो 3.5/10⁵, नीचे डिनोमिनेटर में अगर प्लस की है तो नोमिनेटर में किसकी हो जाएगी, माइनस की।
और अगर नीचे माइनस की है तो वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया 3.5 इंटू 10 की पावर -5। याद रखना है कि आपको अगर सिंपल वे में रखना हो तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे 6 है तो आपको एक पावर कम कर देने, कितनी पावर है 6 है, प्लस के है, तो आपके पास क्या हो गया 10 की पावर -5 और 3.5। आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन। कौन सा है, सी ऑप्शन। क्या आ जाएगी बेटा, सी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गए। देखो पेपर इस टाइप का ही आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा इनसे रिलेटेड जो चीजें है ना, जैसे मान लो कि आपको पूछा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज पूछा है, यानी आपको पेपर में 1 नंबर की प्रॉपर्टीज पूछी जाएगी। इस पेपर सॉल्यूशन कराने का मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन जिससे रिलेटेड पूछा गया है उसका मतलब ये होता है मॉडल पेपर में, बोर्ड क्लासेज में, कि आपके पास अगर प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आया है तो प्रॉपर्टीज में से एक क्वेश्चन आपका श्योर आएगा इसमें। अगर कोई टीचर्स भी देख रहा हो तो मैं उसको भी ये बता रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि अगर बोर्ड जो भी पेपर पैटर्न रखता है, जो भी मॉडल पेपर इशू करता है, उसमें आपके पास वो रिलेटेड टॉपिक देता है कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। तो बच्चों को यही बताना है कि आपको क्या कहा है कि माइनस का 19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले गुणधर्म। इंग्लिश की बात करें, राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज यूज अंडर मल्टीप्लीकेशन इन। आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, इक्वल टू क्या है 1 आ गया, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई। देखो आपको इसमें यूज जो हुई, अगर किसी भी चीज को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो कि आपके पास 3/2 है, 3 क्या है 2 है, और इसको मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आएगा 1। यानी ये हमेशा क्या होगी, गुणन प्रतिलोम। क्या होगी, गुणन प्रतिलोम। और अगर इंग्लिश की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेटिव क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुणन प्रतिलोम या आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इक्वेशन सोल्व द इक्वेशन 5x प्लस का 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। देखो आपके पास क्या है, जब हम बच्चे जब हम गेम खेलते हैं तो क्या है कि गेम में आप मान लो कि 10 पर्सन है टोटल, मान लो बॉयज की कर लेते हैं, तो कितने बॉयज हैं 10 बॉयज हैं। हम क्या करते हैं उसको 2 पार्ट्स में बांट कर देते हैं, यानी उनकी टीम बना देते हैं, 5 बॉयज अलग कर देते हैं, 5 बॉयज अलग इक्वल कर देते हैं। अब क्या होता है, जब भी गेम में आगे आप प्ले करते हो तो आप क्या ध्यान रखते हो कि ये तो क्या है कि मेरी टीम में है, ये क्या है मेरी टीम में है, जो दूसरी टीम में है उसको साइड में करते हो, आप करते हो ना, ऐसे ही यहाँ पे करना है कि अपनी एक टीम बना लेनी है कि मेरे पास ABCD जैसे अल्फाबेट में जो है, अल्फाबेट को मैं एक साइड में करूंगा और नंबर को क्या करूंगा एक साइड में कर दूंगा। अल्फाबेट को क्या करूंगा मैं अपनी साइड यानी अपनी टीम में रखूंगा, और जो अदर नंबर है उनको क्या कर दूंगा अदर टीम में कर दूंगा, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास क्या है 5x, आपकी टीम में कौन है 5x है, तो x और कहाँ है, यानी आपका टीम का मेंबर x और कहाँ पे बैठा है उसको अपने पास बुला लो, यानी उसका क्या कर दो ट्रांसपोज कर दो। तो आपके पास देखो क्वेश्चन क्या है 5x प्लस का 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। अगर इसकी बात करूं मैं तो 5x माइनस 3x, देखो यहाँ पे ये किसका है प्लस का है, अगर आपके लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज होगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 5 माइनस 9, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का 4, 2x इक्वल टू माइनस का 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 4/2, यानी आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो जब भी आपको इक्वेशन में अगर सोल्व करके x की या वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आपको सर का लॉजिक याद रखना है, क्या रखना है कि आपके पास अपनी टीम के मेंबर एक साइड में, अदर टीम के मेंबर दूसरी साइड में।
अदर टीम कौन सी होती है, नंबर्स होते हैं। अपनी टीम कौन सी होती है, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है बेटा डिवाइन में, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक जो भी ए बी सी डी एफ जी एच जो भी अल्फाबेट, इनको हम क्या कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे। अदर साइड में किसको कर देंगे, नंबर को कर देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका 5x प्लस का 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो 5x माइनस का 3x इक्वल टू 5 माइनस 9, तो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2। ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है बोर्ड में। क्या कहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के घन के इकाई का अंक याद कीजिए। घन के इकाई का अंक। ओके, पहले मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं इंग्लिश में भी। फाइंड द वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, तो मतलब दोनों एक ही होते हैं, कोई कंपेयर नहीं है आपको, मतलब क्या है कि वंस डिजिट पूछे या यूनिट डिजिट पूछे, दोनों एक ही हैं। ऑफ द क्यूब ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी इस नंबर का अगर आप क्यूब करते हो तो आपको क्या बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी वंस डिजिट क्या आएगा, क्या आएगा। देखो इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सी बात याद रखनी है कि आपको कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, एक तो अपना क्या होता है थ्योरेटिकल पार्ट ये होता है जो आपको नहीं करना है, क्या 3331 इंटू 3331 इंटू 3331 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद में बताओ कि आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। आगे बात समझिए, चाहे आपको स्क्वायर में यूनिट डिजिट पूछा हो, चाहे आपको किसमें क्यूब में पूछा हो, कितने बड़ा नंबर हो, आपको ये कभी भी नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, तो जो आपको करना है वो देखो, क्या आपके पास 331 है, तो आपके पास क्या हो गया, देखो लास्ट डिजिट क्या है इसमें 3331, लास्ट डिजिट कितना है बेटा 1। आपको क्या बताना है, क्यूब करके बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या करना है, क्यूब में आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर क्यूब में इसका यूनिट डिजिट निकालोगे तो देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। 1 क्यूब, क्यूब में कितनी पावर बताई थी मैंने, 3। तो इसको 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 1 इंटू 1 1 इंटू 1, यानी इसका यूनिट डिजिट भी आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। आगे बात समझ में यहाँ तक। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट में इसके क्या करा है कि 1027। अब देखो इसको, एक तो मैंने पहले मेथड बताया उससे, लेकिन उसमें आपको नहीं करना है, ओनली आपको सिंपल सा आंसर देना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, देखो 1027 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स मल्टीपल फॉर नंबर करोगे तो आपको टाइम लगेगा और आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो लास्ट डिजिट है, यानी यूनिट डिजिट पूछा है तो यूनिट डिजिट ही यहाँ पे कैच करो कि इसका यूनिट डिजिट कहाँ पे है। तो यूनिट डिजिट पूछा था, यूनिट डिजिट ही हम यहाँ से लेंगे, और क्यूब पूछा है, क्यूब पूछा है तो आपके पास 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो आपको 7 को कितनी बार करना है, 3 टाइम्स। कितनी बार करना है, 3 टाइम्स। तो कितना आएगा 343, ठीक है। 343, तो यूनिट डिजिट बता दो, यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका 3। तो आपको क्यूब में पूछा कि आपका यूनिट डिजिट इसका कितना होगा, तो कितना आएगा 3, इसका कितना आ गया 1। अगर इस क्वेश्चन को वो मान लो कि स्क्वायर में पूछ ले, किस में पूछ ले बेटा, स्क्वायर में। अगर स्क्वायर में इस क्वेश्चन को पूछे, यहाँ पे क्यूब की जगह अगर वो बोल दे कि स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का अगर पूछे तो स्क्वायर में मैंने फर्स्ट में पावर कितनी बताई 2। तो बस यही लॉजिक लगाना है कि आपके पास कौन है 1, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 1। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। आपको कितना भी बड़ा नंबर दे, 3 4 2 5 2, ठीक है, इसका भी आपको स्क्वायर करके वो कहे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसका यूनिट डिजिट पूछा है तो मेरे को भी क्या लेना है, सिर्फ बाकी नंबर से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को भी यूनिट डिजिट ही लेना है। यानी आपके पास 2 का स्क्वायर करोगे 2 इंटू 2, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। अगर इसकी बात करूं तो इसका अगर यूनिट डिजिट
इन स्क्वायर, क्यूब में नहीं, किसमें, स्क्वायर में। स्क्वायर में निकालोगे तो कितना आएगा, 7 इंटू 7 यानी 49। यूनिट डिजिट कितना हो गया बेटा, 9। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारती के पास 15 पेन है और मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों पेनों का अनुपात, ठीक है, रेशियो बताना है। भारती हैज 15 पेन्स, मीनाक्षी हैज 45 पेन्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द पेन्स ऑफ द बोथ। मतलब आपको दोनों में से आपको इनका रेशियो बताना है। तो सबसे पहले कौन है मेरे पास, भारती है, रेशियो बताना है, यानी रेशियो का साइन लगा देंगे। बाद में कौन है, मीनाक्षी, रेशो बताना है। रेशो इसका कितने पेन है, इसके पास 15, इसके पास कितने हैं 45। अब देखो जिसको टेबल आती हो 15 की तो वो तो सीधा रेशो निकाल देगा, 15 अमॉन 45, यानी 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, यानी 1:3। ठीक है, अब आपको ये कि कई बार टीचर क्या है कि सीधा भी आपको बता देते हैं। अगर आपको ऐसे रेशो में काटना नहीं आता हो तो आपको रेशो का मतलब ये होता है कि दोनों को आप डिवाइड में रख लो। पहले जो जिसका पहले नाम लिया हो उसको न्यूमरेटर में लिखो, और जिसको बाद में बोला गया हो जिसके बारे में उसको किस में लिख लो, डिनोमिनेटर में लिख लो। रेशो का मतलब ये होता है। अब आप आराम से कैंसिल कर दोगे। यहाँ पे आपके कई बार क्या कि आप छोटी क्लास में हो तो आपसे कैंसिल नहीं होता, तो रेशो जहाँ पे पूछा हो दोनों का, आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रख के आप क्या करोगे, 5 5 3 जा और ये कितना 5 9 जा। ठीक है, अब देखो फिर देखो कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी आपका रेशो आ जाएगा 1:3। आंसर वही आएगा। ठीक है, 15 से भी वो भी आपका कोई गलत नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, वही रेशो आएगा। अब बात ये है कि मान लो कि आप छोटे बच्चे हो, आपको चेक भी करना है कि क्या पता सर मेरा सही है या नहीं है, तो आप क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका इक्वल आएगा। देखो 45 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 45। आगे ना, रेशो अगर आपका सही कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ, आंसर सही आया या नहीं आया, उसके लिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 50 45 1 जा 45, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 3 जा 45, यानी 45 और 45, यानी मेरा रेशो क्या है, एकदम सही है और मेरे 2 नंबर पक्के। ठीक है, तो रीचेक भी कर सकते हो कि आपका कई बार आपको सही नहीं भी आए तो लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। यहाँ पे देखो ट्रू एंड फॉल्स वाले आगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में उपयुक्त अंकित कीजिए। 4 नंबर का है बेटा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इंग्लिश मीडियम वाला निकालता हूं मैं। मार्क करना है ट्रू और फॉल्स में। अब यहाँ पे देखो, वैल्यू ऑफ ए की पावर m इंटू बी की पावर m इज ए बी टू पावर m। क्या आप a की पावर m इंटू बी की पावर m को ए बी की पावर m लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? तो अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज है उनके अकॉर्डिंग देखो आप क्या कर सकते हो। अगर उस आइडेंटिटी का यूज करें, मान लो कि 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 होती है, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अगर हो तो आप उसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर 5। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए आपके पास, दोनों की जो पावर्स है ना वो सेम होनी चाहिए। दोनों के पावर्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों की पावर क्या हो जाए, सेम हो, तो उनको ब्रैकेट में आप मल्टीपल में लिख सकते हो। ये आपके पास आइडेंटिटी है, यानी एक प्रॉपर्टीज है ऑफ अलजेब्रिक, कोई भी हो। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 8। क्यों, क्योंकि देखो इसके लिए भी आपके पास प्रॉपर्टीज यूज होती है आइडेंटिटीज में, कि आपके पास अगर किसी भी नंबर आपके पास बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर्स क्या होती है, प्लस हो जाती है। बेस अगर सेम हो तो पावर्स क्या होती है, प्लस हो जाती है।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये बात करूं तो देखो मेरे पास क्या है, a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी मेरे पास दोनों में क्या है, पावर सेम है। दोनों में क्या है, पावर सेम। अगर दोनों में पावर सेम है तो मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बी की पावर m। तो ये बात सही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्रू। इसको हम क्या लिख देंगे, ट्रू है। नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, वैल्यू ऑफ बेस 10 की पावर 24 इज 24। ये कह रहा है कि 10 की पावर 24 है ना, इसका क्या है, बेस है। नहीं बेटा, ये बात आपकी गलत है। क्यों है, देखो आपके पास क्या है कि आपको अगर मान लो कोई भी चीज, अगर कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसका सबसे पहले क्या बनाते हो, बेस बनाते हो। यानी अगर कमरे के ऊपर अगर कमरा बनाना है या कमरा बनाना है तो नीचे नींव की तरह वो क्या होती है, बेस होता है। तो आपको क्या कि बेस किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। यानी यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो देखो 10 क्या है, 10 के ऊपर ये बन रहा है। यानी अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो आपके पास क्या 10 के ऊपर पावर बन रही है। लेकिन लोकल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे फॉर एग्जांपल से समझना चाहें इस स्टेटमेंट को, तो आपके पास क्या है कि 10 है, ये मेरा एक कमरा है, कमरे के ऊपर मैं कमरा बना रहा हूँ। कमरे के ऊपर मैं क्या बना रहा हूँ, कमरा बना रहा हूँ। लेकिन ये कमरा इसका क्या होगा, बेस होगा। अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो ये कमरा गिर जाएगा, ऊपर वाला गिर जाएगा ना 24 वाला। लेकिन अगर 24 वाले को मैं गिरा दूं तो 10 वाला थोड़ी गिरेगा। यानी बेस होना चाहिए। तो बेस क्या है, इसमें 10 है, बेस क्या है, 10 है। तो फिर यहाँ पे 24 कौन है, अगर 10 आपके पास बेस है तो 24 कौन है, तो 10 को तो मैंने बेस बोल दिया। तो 24 की अगर बात करूं तो ये हमारे पास पावर होती है, और जिसको हम दूसरा डिग्री भी बोल सकते हैं। दूसरा हम इसको क्या कह सकते हैं, डिग्री। पावर और डिग्री दोनों एक ही बात होती है। ओके, चलो तो ये क्या बात हो गई, फॉल्स। ये हमारी बात झूठी है इसकी, ठीक है। चलो तीसरा देखो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ -5 की पावर माइनस का 4 इंटू -5 की पावर -2 इज -5 की पावर -6 होगा या नहीं होगा। जस्ट मैंने एक आइडेंटिटी समझाई थी कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 3, यानी आपके पास हो गया 2 की पावर 5। अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, उसमें प्लस हो जाती है। तो आपके पास देखो कौन है, -5 की पावर माइनस का 4 इंटू -5 की पावर माइनस का 2 इक्वल टू कितना, बेस देखो दोनों में कितना है, -5। पावर्स क्या होंगी, प्लस होंगी, यानी माइनस का 4 माइनस का 2 यानी माइनस के 5 की पावर माइनस का 6। अब सर देखो हमने तो प्लस किया था लेकिन ये माइनस से क्यों आ गया, ये भी कंफ्यूजन तो रख। माइनस का 4 प्लस माइनस का 2 ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। माइनस का 4 प्लस माइनस का 2, माइनस का 2 था ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब अगर बेस सेम होगा तो पावर्स क्या होंगी इसकी, प्लस होंगी। और अगर पावर प्लस होंगी तो प्लस का साइन लगा दिया। लेकिन प्लस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। तो आपके पास क्या हो गया, माइनस का 6। यानी ये बात आपके लिए स्टेटमेंट जो है वो है राइट, यानी सही है। तो हम क्या कर देंगे, ट्रू है, ठीक है। चलो वैल्यू ऑफ 2 की पावर 5, वैल्यू ऑफ 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर माइनस का 6। 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर माइनस का 6। तो इसको हम डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं पहले अच्छे से, 2 की पावर माइनस 6। अब आपको याद हो जब हमने मान लो दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या था, जिसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहे थे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिख रहे थे तो अपने पास क्या था, 0.00035, ठीक है। 0.0 जिसको हमने क्या लिखा था वहां पे 35 अपॉन 10 की पावर 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के अपन ने क्या लिख दिया था, 10 की पावर 5। लेकिन मैंने वहां पे क्या समझा था कि आपके पास अगर 10 की पावर अपॉन में है तो नोमिनेटर में जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। और माइनस की है तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये ऊपर जाके किसकी, न्यूमिनेटर में किसकी हो गई थी, माइनस की। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में क्या है, 2 की पावर -6 है, ये किसमें है, डिनोमिनेटर में। अगर नोमिनेटर में जाएगी तो ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 6 यानी 2 की पावर 11। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया।
तो देखो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या ये होगी, तो होगी भाई, 2 की पावर कितनी है अपना भी 11, तो ये क्या हो गया आपके पास ट्रू हो गया बेटा। ओके चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, आयत का प्रत्येक कोण होता है द मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज। देखो रेक्टेंगल आपका ये होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में बस कॉमन सा डिफरेंस क्या होता है सबसे बड़ा, कि आपके पास अकॉर्डिंग जो में शेप होती है ना, शेप का बता रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि इसके प्रॉपर्टीज में तो बहुत सा डिफरेंस होता है, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स होते हैं उनमें भी होता है, फिर एंगल्स का भी होता है, जिनके एडजेंट साइड एंगल होते हैं उनका भी होता है, लेकिन ये तो क्या है कि प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। ओनली फॉर अगर मैं बात करूं शेप की, तो शेप के ऊपर क्या होता है, कॉमन सा डिफरेंस होता है, जिसकी चारों साइड और साइड क्या है इक्वल है, वो क्या है आपके पास स्क्वायर है, और जिसमें फेस साइड आमने सामने की जो साइड इक्वल है, सिर्फ आमने और सामने की, वो क्या है रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में आपके पास लेकिन एंगल दोनों में ही कितने डिग्री होते हैं 90 डिग्री, कितने होते हैं 90, यानी चाहे बात वो स्क्वायर की करे और चाहे बात वो इसकी रेक्टेंगल की करे, दोनों में कितने डिग्री 90 डिग्री, यानी आपके पास क्या आ जाएगा राइट एंगल यानी समकोण। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपको क्या कहा है, उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग में नहीं होता। इसने कहा कि द कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक तो होता है कॉन्वेक्स एक होता है कॉनकेव, दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखो क्या कह रहा है कि पोर्शन ऑफ द डायगोनल इज, ये कह रहा है कि आपके पास अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो उसमें आपके पास जो डायगोनल होता है ना वो बाहर नहीं होता, बाहरी नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इंटरनल होते हैं ओनली, जो डायगोनल बनते हैं वो इंटरनल बनते हैं, लेकिन अगर कॉनकेव की बात करूं मैं पॉलीगन की, तो उसमें आपके पास क्या होता है, देखो इनमें कॉमन सा डिफरेंस होता है कि अगर कॉन्वेक्स की बात करूं मैं, किसकी बात करूं कॉन्वेक्स की, और तो इसमें और जो कोई भी एंगल है वो 180 से लेस देन होता है, 180 से क्या होता है लेस देन होता है, लेकिन अगर कॉनकेव पॉलीगन की बात अगर मैं कर लेता हूं तो उसका एक एंगल 100% 180 से बड़ा होता है, एक 180 से बड़ा होता है। अब देखो दोनों के शेप से समझाता हूँ, कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूं, कोई भी बना लो फॉर एग्जांपल है, ठीक है, अब ये देखो ये कॉन्वेक्स हो गया, इसमें देखो अगर आप डायगोनल बनाओगे तो डायगोनल हमेशा अंदर ही बनेंगे, ओके, लेकिन अगर इस शेप की बात करूं तो देखो इसमें अंदर तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन एक डायगोनल क्या बनेगा बाहर बनेगा, इसका मतलब आपके पास कॉन्वेक्स पॉलीगन में कोई भी डायगोनल क्या नहीं होता बाहर नहीं होता, इसका मतलब क्या है एक्सटर्नल पार्ट बाहर यानी बहिर्भाग, क्या है बहिर्भाग, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट इसमें नहीं होता, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा एक्सटर्नल पार्ट्स। ठीक है चलो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होता है। दूसरा पूछा था सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन, पेंटागन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब आपको एंगल्स का सम अगर पूछा हो तो आपके पास फॉर्मूला होता है n-1 n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, यानी पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है n-2 गुणा 180। अगर बात करें इंग्लिश मीडियम की तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन इज इक्वल टू 9 n-2 इंटू 180। ठीक है, तो देखो पेंटागन है तो साइड कितनी है 5 है, तो आपके पास आ जाएगा 5-2 इंटू 180, इसको ब्रैकेट में बंद करना है बेटा। अगर आप इसको देखो छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, अगर आप इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि और बोर्ड मास का जो रूल है वो कहता है कि पहले आप ऑफ को करो फिर आप डिवाइड करो उसके बाद में आप मल्टीप्लाई करो उसके बाद में प्लस या माइनस कोई भी पहले कर सकते हो, तो बोर्ड मास का रूल का ब्रेक हो जाता है, इसलिए आपको क्या लगाना है 100% आपको क्या लगाना है ब्रैकेट लगाना है, तो आपके पास 5-2 इंटू 180 कितना हो गया 3 इंटू
180, यानी आप 540 डिग्री, कितना आ गया 540 डिग्री। आंसर है क्या इसमें, ये रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा 540। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को करते हैं, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब मैंने क्या कहा कि आपके पास जो 8 क्लास में प्रॉपर्टीज दिए उनको थोड़ा सा पढ़ के जाना वहां से, और टीचर्स के लिए भी कि आपके पास वहां से एक क्वेश्चन हमेशा थ्योरेटिकल टाइप में पूछा जाता है। जैसे ये पूछा गया कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम बनाते हैं, पैरेललोग्राम में आपके पास क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं तो वो बाइसेक्ट करते हैं, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होती है और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होती है। तो यानी आपके पास जो है पैरेललोग्राम, उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं होते वो, तो आपके पास क्या होता है डाइसेक्ट होते हैं, या बाइसेक्ट होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन डाइसेक्ट यूज करता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। अपर क्लासों में यूज किया जाता है ये डाइसेक्ट, बाकी लोअर क्लास में तो शायद तक नहीं होता, बाइसेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डाइसेक्ट। ओके, चलो अब कॉलम में मैचिंग करते हैं। देखो माइनस का 4p इंटू 7r, माइनस माइनस तो अलग हो गया, पहले डिजिट को अलग मल्टीप्लाई कर लो, अल्फाबेट को अलग, तो कितना आ गया माइनस का 28pr, माइनस का 28pr, ये इससे मैच हो गया। 2p इंटू क्यू, 2 इंटू 8, नंबर को अलग मल्टीप्लाई कर लो, उनको साथ में लिख दो अल्फाबेट को, तो 16pq, यानी ये इसके साथ मैच हो गया। ये क्या है 3p, 3p 4 माइनस 8p, 3p को पहले इस डिजिट से करो तो कितना आएगा 12p माइनस 8 3 जा 24p स्क्वायर, या आप छोटी क्लास में तो क्या आएगा 3p इंटू 4 माइनस 3p इंटू 8p, तो आपके पास ये कितना हो गया 12p माइनस 8 3 जा 24p स्क्वायर, 12p माइनस 24p स्क्वायर, तो आपका इसमें ये हो गया। लास्ट बच गया 20p स्क्वायर। अब देखो 20p स्क्वायर के दो फैक्टर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है वैसे तो आप सीधा भी कर सकते हो क्योंकि यही बचा है, यही आंसर है, बाकी समझा देता हूँ। 20 का दो फैक्टर 4 इंटू 5 होते हैं, और दोनों के साथ क्या लिख दो p, तो 4p इंटू 5p, 4p इंटू 5p, ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब देखो अब आ गया कार्ड्स प्ले, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए अच्छी प्रकार से फेंटे गए 52 पत्तों की गड्डी, ठीक है, डेक टू 52 कार्ड्स। आपको पता है कि ताश के जो कार्ड्स का डेक होता है उसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं, कितने होते हैं 52 होते हैं। अब वहां पे कुछ चीजें हैं, एक किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं आपके पास 4, कुछ चीजें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है बेटा वहां पे याद रखनी। किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, ब्लैक किंग कितने होते हैं 2, और रेड किंग कितने होते हैं 2, ठीक है। दूसरा क्वीन कितनी होती है 4, ब्लैक कितनी होती है 2, रेड भी कितनी होती है 2। अगर थर्ड बात करूं एस की, इक्के की, कितने होते हैं 4, ब्लैक कितने होते हैं 2, रेड कितने होते हैं 2, ठीक है। फोर्थ अगर बात करूं जैक की, तो वो भी कितने होते हैं 4 होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं 2 होते हैं, रेड कितने होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या होगी, पहले पूछेगा कि आपके पास एस, भाई आपके पास एस कितने हैं, फिर आपके पास पूछेगा कि हार्ट के कितने हैं, डायमंड के कितने हैं, क्लब कितने हैं, स्पेड कितने हैं। तो देखो स्पेड के जो कार्ड्स होते हैं, स्पेड्स कार्ड कितने होते हैं बेटा 13। स्पेड्स का मतलब होता है हुक्म, स्पेड का मतलब क्या होता है हुक्म होता है। क्लब यानी आपके पास क्या होता है चिड़ी का पत्ता, ये भी कितने होते हैं बेटा 13 होते हैं। फिर आपके पास आता है हार्ट यानी पान, पान के पत्ते भी कितने होते हैं बेटा 13। और लास्ट आता है आपके पास डायमंड, लास्ट आपका आता है डायमंड,
तो डायमंड क्या होता है बेटा 8, और 8 के पत्ते भी आपके पास कितने होते हैं 13। ठीक है, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो याद रख लेना, इनसे बाहर आपके एट की बोर्ड क्लास से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो स्पेड कितने 13, हेड कितने 13, क्लब कितने 13, डायमंड के कितने 13। अब दो चीजें और पूछता है, एक तो पूछता है कि ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, और दूसरा आपको पूछता है रेड कार्ड कितने होते हैं। देखो ब्लैक कार्ड किस किस से मिलके बने होते हैं, एक तो होता है स्पेड का, और दूसरा होता है आपका क्लब को मिला के, दोनों को मिलाते हैं, दोनों ही क्या कहलाते हैं ब्लैक कार्ड कहलाते हैं। ओके, रेड कार्ड की अगर बात करूं तो आपके पास क्या, एक तो हार्ट होता है और दूसरा होता है आपके पास डायमंड, दूसरा क्या होता है डायमंड। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं रेड कार्ड्स बोलते हैं। यानी रेड कार्ड टोटल होते हैं आपके पास 26, और ब्लैक कार्ड की बात करूं तो आपके पास होंगे 26। अब आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें देख लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट ब्रेक। तो अब देखो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या कहा है इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ब्लैक किंग, यानी ब्लैक किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। देखो ब्लैक किंग कौन कौन होंगे, ब्लैक होगा एक तो आपके पास क्लब, और दूसरा आपके पास होगा स्पेड। यानी एक तो बादशाह किसका होगा क्लब, यानी हुकम का होगा, नहीं सॉरी हुकम का होगा, और एक आपका किसका होगा चिड़ी का होगा। यानी आपके पास कितने हो गए 2, टोटल कितने हैं देख में का 52, तो यानी 1/26। पहले का आंसर कितना आ गया 1/26। लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्राइस, देखो लाल रंग के मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन आपका उन चीजों से जो लिखाई है उनसे बाहर नहीं आएगा। तो लाल रेड रंग के कार्ड्स कितने हैं 26, टोटल कार्ड कितने हैं 52, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1 और 26 टू जा 52। इक्का प्राप्त करने की, इक्का यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ एन एस, मतलब इक्का प्राप्त करने की। उसने ये नहीं कहा कि किसका होना चाहिए, स्पेड का होना चाहिए, क्लब का होना चाहिए, डायमंड का होना चाहिए, हेड का होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए या रेड होना चाहिए, ये नहीं पूछा गया इसमें। इसने कहा कि सिर्फ क्या होना चाहिए एस होना चाहिए। तो इक्के टोटल हमारे पास कितने होते हैं 4, बताया था 52, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/13, 1 क्या जाएगा 13। लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की, यानी क्वीन ऑफ द रेड कलर, रेड कलर की क्वीन कितनी है आपके पास 2, रेड कलर की क्वीन कितनी होती है आपके पास 2/26, नहीं सॉरी 2/52, यानी 1/26। ये आंसर आ जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी के कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे। और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको तो ये चारों पांचों जो क्वेश्चन है यही रट लेने हैं प्रोबेबिलिटी में, इतना ही आपके ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्या कहा है इसने, ये कह रहा है कि आप फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर 9604 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो आप निकाल लेते हैं, कितना है 9 के पास कितना है 9064, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4802, अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2401। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आपको क्या है, यहाँ पे क्या है ओड नंबर है, यहाँ पे क्या था इवन नंबर था, तो हमें पता चल गया था कि इवन नंबर से ही जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया ओड नंबर आ गया, यानी 3 5 7 9, इसी में से किसी से क्या होगा फैक्टर होगा ये। तो देखो 3 की अगर बात करूं तो 3 का अगर रूल क्या कहता है कि सम करने के बाद में उससे किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 3 से डिवाइड नहीं होता है यानी नहीं जाएगा। 5 की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि लास्ट में 5 हो या क्या हो, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या हो 0 हो, तो 5 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसमें न तो लास्ट डिजिट 0 है और न ही 5 है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो लास्ट क्या बच गया 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 7 3 जा 21 सॉरी, ये कितना आ जाएगा ठीक है, तो कितना आ गया 1। ठीक है, अब इसको लिख दो 9604 के अगर आपने
प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो आपके पास कितना आया, 2 × 2 × 7 इंटू कितने 7 है, 1 2 3 4, 2 3 और 4, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है तो बना दो सीधा ही। अब इसको क्या क्या आपको मल्टीप्लाई करके वैसे नहीं करना है, आपको क्या देखना है कि जो पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा। तो पेयर कौन सा बन गया, एक तो 2 का बन गया, एक 7, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, यानी 7 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये किसका है, 98 का, किसका है, 98 का। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट आपको सीखने हो जिससे शॉर्ट ट्रिक से आपको पता लग जाए कि ये स्क्वायर रूट किसका होगा, तो उसकी वीडियो भी हम डाल देंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। अब नेक्स्ट देखो, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप याद कीजिए। क्या कहा है, इफ द टू एडजेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, पहले हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में आपके पास क्या करना है, एडजेंट एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, यानी मैं कर देता हूं ए बी सी और डी। एडजेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज रेशो कितना है, रेशो आपको दिया है, रेशो कितना दिया है बेटा, 3:2, रेशो कितना दिया है, 3:2, ठीक है। चलो फिर क्या कहा, फाइंड द मेजर ऑफ द ऑल एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, एंगल किसके, पैरेललोग्राम के एंगल बताने हैं। तो पैरेललोग्राम की दो कंडीशन सुन लो पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पहले, कि जो एडजेंट एंगल जो होते हैं एडजेंट, उनके दोनों का सम कितना होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी, प्रॉपर्टीज है ये 182, ये इसकी वैल्यू होती है, ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। ये बात समझ में आ गई। और दूसरा, इसके जो आपके पास जो एंगल होते हैं, एंगल सी और एंगल डी भी क्या होंगे आपके इसमें इक्वल होते हैं, यानी तो आपके पास क्या, यहाँ पे देखो रेशो दिया है, रेशो दिया है और मेरे पास क्या है, वैल्यू है। तो इस रेशो को सबसे पहले मैं वैल्यू में चेंज करूंगा, किस में चेंज करूंगा, वैल्यू में। तो लेट कर लेता हूं, देखो ये पैरेललोग्राम होता है, सीधा शॉर्ट में अगर लिखते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, दो पैरेललोग्राम की लाइन खींचिए जीएम, पैरेललोग्राम इक्वल टू कितना एंगल एक्स है, तो वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए कितना हो गया बेटा 3x, तो एंगल सी भी इसके क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल बी कितना हो गया बेटा 2x, और एंगल डी भी क्या होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू 3x एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू 2x इक्वल टू एंगल डी। अब बात देखो, मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम में कंडीशन है आपके पास एडजेंट एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 3x, बी कितना है 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास आ गया 5x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 36 आ गया, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 36, 108 डिग्री, कितना आ गया 108 डिग्री। दूसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 2x, 2x कितना 2 इंटू 36, यानी आपके पास आ जाएगा 72, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 108 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई 108 डिग्री, एंगल बी की डिग्री कितनी है 72, और एंगल डी की वैल्यू कितनी है 72 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, 12,000 रुपीज का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर याद कीजिए, जबकि ब्याज की वार्षिक संयोजित होता है। देखो एक चीज बताता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है,
सबसे पहले तो ये क्या है कि आपकी बुक में नहीं है। अब ये है कि सर ये क्वेश्चन तो है हमारे, लेकिन जो ये क्वेश्चन आपकी 8th क्लास में आप बुक में जाके देखोगे तो याद रखना ये बुक शायद तक यहाँ तक ही है। मतलब या तो इसमें आपको CI पूछा है या SI पूछा है, ये नहीं कि डिफरेंस कहीं पर भी आपको नहीं पूछा है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर मान लो स्टैंडर्ड बढ़ाता है पेपर का तो वो दे सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपके पास P कितनी है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 12,000, ठीक है। टाइम कितना है बेटा 2 ईयर, और आर रेट कितनी है 10%, रेट कितनी है 10%। आगे यहाँ तक बात। अब देखो इसमें अगर आपको डिफरेंस अंतर यानी डिफरेंस निकालना हो, इंटरेस्ट कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, आप SI निकालो और आप क्या निकालो CI निकालो, और CI में से SI माइनस कर दो, आपका डिफरेंस आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं आपको कि आप देखो SI निकालोगे तो SI अगर निकालने लग गए तो देखो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा आपके पास। अगर SI निकालोगे तो SI के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये निकालो। उसके बाद में CI अगर निकालते हो तो क्या आएगा, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T माइनस का P, ये निकालो। और इसको क्या करो, सोल्व करो। उसके बाद में क्या निकालो, CI माइनस का SI निकालो, तब आपका जाके क्या आएगा, आंसर आएगा। वैसे नॉर्मल इसका सीधा लग रहा है कि 120 रुपीज आने चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, 120 रुपीज आना चाहिए। देखो वो कैसे पता लगता है, सीधा सीधा ट्रिक से बता दूं मैं आपको। तो आपको एक फॉर्मूला लिख लेना है। क्या फॉर्मूला लिखना आपको, CI माइनस SI, कभी भी पूछा हो चक्रवर्ती ब्याज में से साधारण ब्याज यानी CI मान लें, आपके पास क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट में से अगर डिफरेंस निकालना है तो आपको क्या करना है, R अपॉन 100 की पावर T इंटू P, R अपॉन 100 की पावर T अपॉन में P, ठीक है। बस इसका सॉल्यूशन कर देना, आंसर आ जाएगा। R कितनी है बेटा 10 है, 10 अपॉन 100 की पावर, टाइम कितना है 2 इंटू P कितना है 12,000, तो आपके पास आ जाएगा 10 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 12,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गए, तो रुपए कितने बच गए 120। आंसर सीधा आ गया बेटा आपका। तो CI और SI में अगर डिफरेंस का कभी भी क्वेश्चन आए, यहाँ पे नहीं आगे जाके भी कभी जिंदगी में क्वेश्चन आए, तो आप सीधा कर देना CI माइनस SI इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला होता है R अपॉन 100 की पावर T इंटू P, R अपॉन 100 की पावर T इंटू P, याद रखना, ठीक है। इससे आ जाए तो डिफरेंस कितना आएगा 120। और वैसे भी अगर लॉन्ग मेथड से भी निकालोगे तो भी आंसर कितना आएगा आपका 120। अब देखो नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। एक किसान के पशुपालक में 20 पशुओं को 3-6 दिन का, ठीक है। ए फार्मर कैटल फॉर 20 एनिमल फूड इज द सफिशिएंट ऑफ 6 डे। ये कह रहा है कि एक फार्मर के पास जो कैटल्स हैं उनको 20 एनिमल्स को 6 दिन क्या है, डेज क्या है, सफिशिएंट है उनका फूड। 10 मोर एनिमल कम इनटू दिस कैटल शेड। इस शेड में क्या है कि 10 एनिमल्स और आ जाते हैं, तो आपके पास देन फॉर हाउ मेनी डेज विथ दिस फूड बी सफिशिएंट, ये कितने दिन क्या होगा। देखो आपके पास क्या है कि इसमें आपके पास रेशो होता है बेटा, इसमें आपके पास क्या होता है, रेशो होता है। और रेशो भी अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन रेशो 2 टाइप में होता है। एक रेशो होता है आपका सिंपल सिंपल रेशो, एक क्या होता है सिंपल रेशो होता है, और एक होता है इनवर्स रेशो। एक क्या होता है सिंपल रेशो होता है, और एक क्या होता है आपका इनवर्स रेशो होता है। सिंपल रेशो और क्या होता है इनवर्स रेशो। अब सिंपल रेशो में आपके पास क्या होता है, देखो सिंपल रेशो में क्या होता है कि आपके पास मान लो कि कोई एक्स और वाई दो, ठीक है। अगर आप एक्स की, ये इसके क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो वहां पे कौन सा काम में लिया जाता है, सिंपल रेशो काम में लिया जाता है।
तो आपके पास क्या हो जाता है x इक्वल टू के वाई। के यहाँ पे बेटा कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं दूसरा रेशो टाइप ऑफ इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो में क्या होता है कि x प्रोपोर्शनल किसके होता है, y के। यानी अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की घटेगी, अगर y की बढ़ेगी तो x की घटेगी, ठीक है। तो वो उसके क्या होता है, ऑपोजिट होता है। अब देखो यहाँ पे कौन सा रेशो काम में कर रहा है, ये कि 20 पशु नहीं, 20 एनिमल थे और उनके लिए सफिशिएंट कितना था, 6 के, लेकिन 10 और बढ़ गए। तो मेरे को पता है कि 20 एनिमल्स कितने दिन में, 6 डे में के लिए सफिशिएंट था फूड, और 10 और बढ़ गए तो दिन क्या हो गए, कम हो गए। यानी अगर इसकी वैल्यू बढ़ी तो इसकी क्या हो गई, घटी। अगर इसकी वैल्यू बढ़ती तो और ये भी बढ़ जाता तो हम उसको क्या बोलते थे, सिंपल रेशो से सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स रेशो से, यानी प्रतिलोम सम अनुपात से ही ये क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से रेशो में दिया हो, ठीक है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कर रहा है, देखो अब आपके पास एनिमल्स कितने, देखो 20 एनिमल, फूड इज सफिशिएंट फॉर 6 डेज, ठीक है। अगर 10 और आ जाते हैं, 10 और आ जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 इंटू, तो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज। तो लेट द डेज विल दिस फूड बी सफिशिएंट, कितना है, x है। अब हमें क्या करना है, इनवर्स रेशो यूज करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 20 इंटू 6 इक्वल टू कितना है, 20 प्लस 10, 20 पहले से 10 और आ गए तो कितने हो गए, 30, कितने डेज, x। बस इसको सोल्व कर दो। अगर इसको सोल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा, 20 इंटू 6 अपॉन 30 इक्वल टू x। क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होती है वो उधर जाके ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाती है, डिवाइड में। तो आपके 6 5 जा 30 और 5 4 जा 20, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4 डेज। x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4 डेज। ये आपका कंप्लीट इसका आंसर था, ठीक है। 8.2 में भी ऐसे हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। जो बैंस वाला है कि 2020, देखो वहां पे क्वेश्चन है आपके पास 20,000 के 2 वैसे, तो वो क्वेश्चन ध्यान में रखना जरा। देखो इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन 3 t माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस का 1। ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। कह रहा है कि इसको सोल्व करो और इसके बाद में इसके आंसर की क्या करो, चेक करो कि आंसर सही है या नहीं। तो चलो इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या आएगा, 3t माइनस का 9 इक्वल टू 10t प्लस का यहाँ पे कितना 1 प्लस 5। मैंने क्या बताया था कि अपने टीम के मेंबर एक साइड में, बाकी एक साइड में। तो टीम का मेंबर कौन है, 3t माइनस का 10t इक्वल टू 5 प्लस का 9। तो आपके पास कितना बच गया, देखो माइनस का 70 और ये कितना हो गया 40, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना आ गया बेटा, देखो तो आपके पास t इक्वल टू आ जाएगा 14 अपॉन माइनस का 7, तो आपके पास आ गया कितना, माइनस का 2। t इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -2। और t इक्वल टू -2 तो आ गया, लेकिन आपको आंसर की क्या करना है, चेक भी करना है। तो इसमें रख लेते हैं। इसमें अगर रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू माइनस का 2, सॉरी 3 इंटू टी की वैल्यू माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 2 इंटू माइनस का 2 इंटू प्लस का 1 प्लस का 1। इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है कहाँ पे, टी की जगह। तो मेरे पास कितना है, ये कितना आ गया, 3 इंटू माइनस का 5 इक्वल टू 5 इंटू माइनस का 4 प्लस का 3, यानी ये आ गया माइनस का 15 इक्वल टू
5 इंटू 1, तो 5 इंटू माइनस का 3, यानी आपके पास आ गया माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15। ये आपका कंप्लीट, यहाँ पे 1 कर ले, ठीक है 1 है ना, तो माइनस का क्या आ गया 15 इक्वल टू माइनस का 15, यानी आंसर अपना क्या है, सही है। तो 2 नंबर का क्या था, इसको सोल्व करना था, और 2 नंबर आपको आंसर चेक करना था, ठीक है। कभी भी कोई चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछे तो जिस अल्फाबेट की आपकी वैल्यू आई हो वो इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, वो किस में रख देना, इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन 100% आता है इस टाइप का क्वेश्चन, और अच्छे खासे नंबर का आता है। क्या कह रहा है, किसी if any city number of the injured in the accident of the different year of the show in the table of represent the data of pie chart। देखो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई भी डाटा है वो एंगल में चाहिए। पाई चार्ट बनाने के लिए वो क्या चाहिए, एंगल में चाहिए, और एंगल में अगर किसी डाटा को चेंज करना है तो वो आपको वैल्यू किस में चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए, आपको वैल्यू किस में चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए। चलो अब देखो 2018 की बात करूं, किसकी, 2018 में, 2018 में सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, तो फ्रैक्शन में देखो यहाँ पे कितना है 20, टोटल कितना है 72, टोटल कितना है 72। अब इसको मैं अगर एंगल में चेंज करना है तो आपके पास 20/72 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 360, तो आपके पास क्या आएगा 5, और ये कितने डिग्री आ जाएगा 100 डिग्री। पाई चार्ट बनाने ये कितना आ गया 100 डिग्री। दूसरा बात करूं अगर मैं 2019 की, 2019 में क्या होगा, कितना है 12/72, यानी आपके पास आ जाएगा 12/72 इंटू 360, आपके पास 5 बार कैंसिल हो गया तो कितने डिग्री आ गया 60 डिग्री। थर्ड अगर मैं बात करूं 220, तो आपके पास कितना आ जाएगा 18/72, तो 18/72 इंटू 316, तो आपके पास 5 कितना आ गया 90 डिग्री। और चौथा कितना है 221 में कितना है 22/72, यानी 22/72 इंटू 316, आपका कितना आ गया 5, और 22 5 जा 110 डिग्री, कितना 110 डिग्री, आप प्लस करके देख लो, आपके पास ना 360 आएगा, इसका सम कितना आएगा 360, ठीक है। तो आपके पास एंगल कितना आ गया 100 डिग्री, 60 डिग्री, और आपके पास क्या आ गया 90 डिग्री और 110 डिग्री, कितना आ गया 100 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 110 डिग्री। अब अपने को पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट अगर बनाना है तो आपको क्या करना है, देखो पाई चार्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, ये बना दिया, यहाँ पे आप क्या करोगे डी रखोगे, सबसे पहले 100 डिग्री, सबसे पहले हमारा कितना आया था जो आपने तो राइट डाउन किया होगा, 2018 में 100 डिग्री है, यानी 100 डिग्री लगभग यहाँ पे आता, आप तो डी यहाँ पे डी रख के बनाना है बेटा। यहाँ पे कितना है 100 डिग्री, कौन से ईयर का बेटा 2018, कितना है 20, ठीक है। दूसरा 2012 है, यानी आपका कितना आया था 60 डिग्री, यहाँ पे डी रखोगे और कितना 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री, कब था बेटा 2019, कितना था 12। फिर आपका कितना 2020 18, यानी आपका आया था 90 डिग्री, कितना आया था 90 डिग्री, यहाँ पे डी रखोगे और 90 डिग्री बना दोगे, कौन सा ईयर 2020, कितना 18। फोर्थ कितना है 2021, ये 2021 कितने डिग्री था 110 डिग्री, कितना 22, ये आपका पाई चार्ट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आप सॉरी डी रख रख के क्या करना है पाई चार्ट बनाना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो फैक्टर के, तो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी इनका आपको क्या करना है फैक्टर करना है, और ईच क्वेश्चन ऑफ नंबर कितना है 2 2 2 2, यानी टोटल कितने नंबर के हैं 8 नंबर के। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि और दिया है,
और का मतलब ये होता है कि बेटा या तो आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करो या ये क्वेश्चन, दोनों आपको वहां पे क्या नहीं करना है, कंप्लीट नहीं करना है। क्या तो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट पूरा करना है या इसका क्या करना है, सेकेंड पार्ट करना है। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो देखो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या दिया है, पी स्क्वायर प्लस का 6p, यानी पी स्क्वायर प्लस का 6p प्लस का 8, ठीक है, इसके फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर करने के लिए क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 8p स्क्वायर। आपके पास कितना आ जाएगा, 8p स्क्वायर। अब ये 8p स्क्वायर आ गया, 8 को देखो कि आपके पास किसकी टेबल में आते हैं, और हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, 2 से, यानी 2 4 जा 8। तो आपको अगर फैक्टर नहीं आते तो इसमें साथ में फैक्टर भी सीख लो आप। तो आपके पास क्या हुआ, सबसे पहले आपको देखना है कि ये टेबल किस में आते हैं, टेबल किस में आते हैं, 2 की टेबल में आता है, 2 4 जा 8, यानी आपके पास इसके फैक्टर हो गए 2 और 4। आपको क्या करना है, चाहे यहाँ पे प्लस का साइन हो या माइनस को हो, आपको सबसे पहले बड़ा डिजिट रखना है 4 और उसके बाद में छोटा। अगर सेम आ जाए तो सेम रख देना, बड़े डिजिट के आगे हमेशा यहाँ पे जो साइन दिया है वो साइन लिख रहा है, पी तो इसके साथ में आएगा आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन दिया तो यहाँ पे क्या लिख दो, प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको किसका साइन चाहिए, देखो 4 प्लस का है और अपने को यहाँ पे कितना चाहिए, मिडिल टर्म में 6 चाहिए। तो 4 में अगर 2 में प्लस कर दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 6, यानी यहाँ पर भी किसका साइन आएगा, प्लस का। तो मैं इसके फैक्टर करूंगा, कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का 4p प्लस का 2p प्लस का 8। बहुत आपने क्या करना है, पेयर बनाना है और उसमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा p प्लस 4। यहाँ पे देखो आपके पास कॉमन क्या रहा है, 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, p प्लस 4। याद रखना है कि आपके फैक्टर में अगर ब्रैकेट में सेम आ रहा है, आपके दोनों ब्रैकेट में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका फैक्टर सही है। अगर इन दोनों में चेंज हो जाता है, मतलब अलग अलग अगर आते हैं, तो आपका फैक्टर गलत है। अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, देखो कुछ क्या है कि सीधे भी लिख देते हैं p प्लस 2 और p प्लस 4, नहीं, इसका भी एक स्टेप है कि आप इन दोनों में से देखो p प्लस 4 p प्लस 4, यानी आपके पास कॉमन आ जाएगा p प्लस 4, क्या बचा, p प्लस 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका फैक्टर कितने हो जाएंगे, p प्लस 4 और p प्लस 2। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, 49 एक्स स्क्वायर माइनस का 36। इसमें देखो आपको करवाया होगा, आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिटी ढूंढनी। तो ये देखो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, एक्स का स्क्वायर यानी एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं 7 एक्स का होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, 36 किसका स्क्वायर, एक्स 6 का। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी आपके पास आ जाएगा 7x प्लस का 6 और 7x माइनस का 6। ये आपका सेकंड पार्ट, एक्स कैपिटल है तो बेटा कैपिटल ले लो, स्मॉल हो तो स्मॉल ले लो, ठीक है। ये इसका सेकंड फैक्टर है। थर्ड देखो इसका क्या है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस ए एम बी है क्या, बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके बताता हूं मैं, आपके पास आंसर तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, सही आता है। तो आपके पास क्या है, देखो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस, देखो प्लस के अगर आपने क्या किया 1 प्लस 2 लिखा तो कितना आया 3। आपने क्या लिखा 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 3। अगर 2 प्लस 1 लिखोगे तो भी तो कितना आएगा 3। माइनस में इफेक्ट पड़ जाता है लेकिन बेटा प्लस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम क्या कर लेंगे, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। इन दोनों पेयर में से कॉमन क्या रहा है, एम स्क्वायर, तो आपके पास क्या बच गया ए प्लस बी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर आ रहा है तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी दोनों में से कॉमन आ गया तो क्या आ गया ए प्लस बी, तो आपका हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस का
एन स्क्वायर। ये आपका थर्ड नंबर पार्ट इसका कंप्लीट। फोर्थ पार्ट देखो क्या दिया। फोर्थ पार्ट में उसने कहा है 15xy माइनस 6x प्लस का 5y और माइनस का 2। यहाँ पे देखो एक तो x कॉमन आ रहा है और दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 3 की टेबल में। दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 3 की टेबल में। कॉमन वो डिजिट होता है जो दोनों में क्या हो, उसकी टेबल में अवेलेबल हो। तो 3 की टेबल में 6 भी आता है और 3 की टेबल में 15 भी आता है। तो मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा 3x, तो मेरे पास यहाँ पे कितना बच जाएगा 5y माइनस का 2, 5y माइनस का 2। यहाँ पे देखो आपके पास 5y माइनस का 2, इसमें से आपके पास कॉमन कुछ भी नहीं आता, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, यानी ऊपर वाला होता है, एक होता है। तो आपके पास क्या है, जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आए वहां पे हमेशा क्या आएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा, 1 आएगा। साइन इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास यहाँ पे प्लस है या माइनस है। अगर माइनस होता तो माइनस का 1 कॉमन बाहर ले लेते, अंदर प्लस हो जाता। लेकिन अगर प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 1, यानी 5y माइनस का 2। अब यहाँ पे देखो दोनों के जो ब्रैकेट में है सेम वैल्यू है, इसका मतलब मेरा वेक्टर भी सही है। तो मेरे पास कॉमन क्या आ गया, 5y माइनस का 2। सेकंड आ गया 3x प्लस का 1। ये आपके फैक्टर है। तो 23 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट में जो दिया था उसका ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसका और वाला भी करते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, इसमें दोनों नहीं करने, जो भी आता हो। ठीक है, कहीं मेरी तरह दोनों कर दो, मैं तो आपके सॉल्यूशन के लिए कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस का 10 डिवाइड बाई y प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वेक्टर कर लेते हैं। पहले डिवाइड फॉर्म में सही लिख लेते हैं जो आपके लेवल का है, 7y प्लस का 10 अपॉन y प्लस 5। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 10y स्क्वायर। क्या आएगा 10y स्क्वायर। और 10 सबसे पहले किस में चेक करना है, 2 की टेबल में। तो अब मेरे पास आ जाएगा 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10, y है तो y लगा दूंगा। यहाँ पे किसका साइन है आपके पास, प्लस का, तो बड़े डिजिट के साथ में किसका साइन लगाना है, प्लस का। अब देखो छोटे वाले के साथ में, क्योंकि हमें दिक्कत यहाँ पे आती है, यहाँ पे तो वही साइन लगेगा जो आपका बड़ा डिजिट होगा ना, 2 डिजिट होंगे, दोनों वेक्टर होंगे। अगर आपके पास दोनों वेक्टर सेम आ जाते हैं, दोनों अगर मान लो कि यहाँ पे 5 5 आ जाता, तो आप किसी को भी प्लस लगा सकते हो, किसी को भी माइनस। लेकिन हम तो एक मेथड बना लेते हैं कि जो ऊपर लिखा होगा बड़ा, उसी के हम क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे वो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 है, कितना चाहिए मेरे को 7, तो 5 2 7 यानी प्लस करना पड़ेगा मेरे को, y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 2y प्लस का 10 अपॉन y प्लस 5। पेयर में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, y, तो आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस 5। यहाँ पे देखो दोनों किसके, 2 और 10, 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 10 भी आता है, यानी ये क्या आ सकता है, मेरे पास कॉमन डिजिट आ सकता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो आपके पास हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन y प्लस 5। अब यहाँ पे इन दोनों में देखो 2 स्टेप है, दोनों में से y प्लस 5 क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है। तो y प्लस 5 क्या आ गया, कॉमन आ गया। दूसरा क्या हो गया y प्लस 2 अपॉन में क्या है y प्लस 5। y प्लस 5 से y प्लस 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आ गया y प्लस 2। ये आपका 23 के सेकंड पार्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया आपको, 5pq पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2p p प्लस क्यू। यहाँ पे देखो वो आइडेंटिटी काम करेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवाइडेशन फॉर्म में अगर हम लिखें पहले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी पी क्यू पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन 2p p प्लस क्यू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, याद रखना बेटा, 3 आइडेंटिटी जो ये है, ए प्लस बी
और a माइनस बी। तो आपके पास क्या आ जाएगा 5pq p प्लस क्यू p माइनस क्यू अपॉन 2p p प्लस क्यू। p प्लस क्यू से p प्लस क्यू क्या हो गया कैंसिल, p से p भी क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया 5q p माइनस क्यू अपॉन 2। ये आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या दिया आपको x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 डिवाइड बाई x और x प्लस 1। स्टैंडर्ड में लिखो अपने पास x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल, x से x भी क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास डिवाइडर में क्या बच गया x प्लस 2 और x प्लस 3। ये आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, फोर्थ जो है जो इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5p स्क्वायर माइनस का 25p प्लस का 20 डिवाइड बाई आपके पास क्या है p माइनस 1। पहले हम फॉर्म में लिख लेते हैं 5p स्क्वायर माइनस का 25p प्लस का 20 अपॉन p माइनस 1। यहाँ पे देखो फैक्टर करेंगे तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 100p स्क्वायर। कितना आ जाएगा 100p स्क्वायर। और 100p स्क्वायर किसकी टेबल में आता है आपके पास, देखो 10 की टेबल में भी आता है 10 10 जा 100, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए आपको 25p चाहिए। कितना चाहिए 25, जो इस पे नहीं आता। तो आपके पास क्या हो जाएगा फैक्टर 20 और 20 की टेबल में भी तो आता है 25 जा 100, p है तो p लगा दिया। यहाँ पे किसका साइन है बेटा माइनस का, तो बड़े डिजिट के साथ में किसका साइन लगाएंगे माइनस का। अब देखो माइनस का 20 है और मेरे को कितना चाहिए 25, यानी मेरे को माइनस का 5 और चाहिए, तब जाके मेरे पास किसका हो जाएगा माइनस का 25। तो मेरे पास फैक्टर क्या हो गए 5p स्क्वायर माइनस का 20p माइनस का 5p प्लस का 20 अपॉन p माइनस 1। देखो यहाँ पे 5p कॉमन आ रहा है तो आ गया p माइनस 5, p माइनस 5। यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है 5p कॉमन आ रहा है, सॉरी 5, इसमें तो कुछ मिसप्रिंट है बेटा पेपर में। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो आपके पास 5 कॉमन आ गया तो क्या आ गया p माइनस 5 अपॉन, देखो यहाँ पे ये क्या नहीं है p माइनस 1 नहीं है, क्या नहीं है p माइनस 1 नहीं है, ये यहाँ पे क्या है p माइनस 5 है। क्या है p माइनस 5। तो आप करेक्शन कर लेना क्योंकि मिसप्रिंट हुआ है कहीं कहीं। तो आपके पास नीचे क्या है p माइनस 5, तो नीचे क्या आ जाएगा p माइनस 5। p माइनस 5 दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो आपके पास आ गया p माइनस 5 और 5p माइनस का 5 अपॉन में p माइनस 5, p माइनस 5 से p माइनस 5, तो आपके पास आ गया p माइनस, अगर इससे भी करेंगे तो आपके पास इससे भी ये सोल्व हो जाएगा। तो p माइनस 1 है नीचे, तो आपके पास नीचे क्या है p माइनस 1 कॉमन लेते हैं, आपके पास क्या बनेगा देखो 5p कॉमन आ रहा है तो आपके पास क्या बन गया p माइनस 5। यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 5 कॉमन आ रहा है तो p माइनस 5 अपॉन में नीचे क्या है p माइनस 1। तो आपके पास हो गया 5p माइनस का 5 और ये क्या आ गया p माइनस 5 अपॉन में p माइनस 1। देखो यहाँ पे दोनों में से p 5 कॉमन आ रहा है, देखो 5p माइनस 5, तो 5 भी कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा p माइनस 1
और P-5 अपॉन P-1। P-1 से P-1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया आंसर P इंटू P-5। ये आपका लास्ट इसका जो ऑप्शन था फोर्थ कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बॉक्स इज 1800 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया बेटा, 1800 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। वॉल्यूम है तो बेटा क्यूब आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, क्यूब लगता है वॉल्यूम। अब क्या कहा, देखो आपको यहाँ पे क्या क्या है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हो तो फॉर्मूला आप उसके नीचे लिखोगे, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना हो तो फॉर्मूला आगे लिखोगे। दोनों चीजें ध्यान से सुनो कि अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर आपको निकालना है, इसका क्या होता है, एलबीएच। फॉर्मूला क्या होता है, एलबीएच। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो एलबीएच आगे लिखोगे, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है तो एलबीएच जो इसका है वो नीचे लिखोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल बी एच इक्वल टू 1800। ठीक है, अब देखो क्या कहा है, लेंथ ऑफ विड्थ 14 एंड 30। एल कितनी है इसकी, 14 है, और विड्थ कितनी है, 30 है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 14 इंटू 30 इंटू एच इक्वल टू 1800। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, देखो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1800 अपॉन 40 इंटू 30। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 6। 2 3 जा 6 और 2 2 जा, तो ये आ जाएगा 1.5। किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, तो हाइट आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है कि 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज, देखो मैं कागज लेता हूं पहले, एक मिनट। ये देखो कागज है, ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, मान लो कि ये 14 सेंटीमीटर, ये क्या है, इसकी चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई है। तो आपके सॉरी, ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ द विड्थ इज 14 सेंटीमीटर रोल एट द अलोंग द सिलेंडर ऑफ। इसको घुमा के हमने क्या किया, किसके रिस्पेक्ट में, विड्थ के रिस्पेक्ट में, और घुमा के क्या बना दिया मैंने, सिलेंडर बना दिया इसका। ठीक है, ये क्या बन गया आपका सिलेंडर। ये कह रहा है कि इसको घुमाने के बाद में जो इसका ये रेडियस है ना, वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है रेडियस, 20 सेंटीमीटर। तो ये देखो, अगर उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग हमने उसके रिस्पेक्ट में अगर फोल्ड किया था, तो ये सिलेंडर की क्या हो गई, हाइट हो गई। क्या हो गई, हाइट हो गई। तो आपके पास क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, क्या कहा है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मेरे को पता है कि 22 अपॉन क्या होती है, 7। आर देखो, रेडियस कितनी होगी, आर इक्वल टू आपके पास आ गई 20 सेंटीमीटर। बात रही हाइट की, तो आपने जब फोल्ड किया ना, तो फोल्ड करने के बाद में ये ऐसे बन गया, ये क्या हो गया फोल्ड, तो ये 14 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई, इसकी हाइट होगी, और रेडियस कितनी दे रखी है उसने, 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू कितना है, 14 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देते हैं, 22 अपॉन 7 इंटू आर। आर कितनी है, 20 है। 20 इंटू 20 इंटू 14, 14 को कैंसिल कर दो, 14 तो कितना आ जाएगा, 22 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 2। तो आपके पास कितना आया, 44 इंटू 400। 22 को 2 से करोगे कितना आ गया, 44। 44 को 4 से, और कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2 जीरो के 0, 17 6।
कितना आ जाएगा 176। और क्या पूछा था, वॉल्यूम पूछा था, तो आपको यूनिट पक्की लगानी है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। अगर यूनिट वहां पे नहीं लिखोगे तो आपका आधा नंबर कट कर दिया जाएगा। बोर्ड के एग्जाम के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर सही लिख देते हो लेकिन उसके अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका आधा नंबर वो काट सकता है। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काटे या नहीं काटे, ठीक है, उसके पास ऑप्शनल होती है ये चीज। तो 17600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो अब देखो